LIC of India presents Union Budget 2025, co-presented by Sensodyne, co-powered by SBI, the banker to every Indian, and LIC Housing Finance Limited. Associate partner ACC and Ambuja Cement. क्योंकि अगले 2 दशक तक उस तरह का ग्रोथ रेट मेंटेन करना भारत के लिए कितना चैलेंजिंग है, क्योंकि खास तौर पर जो मिडिल क्लास है जिसकी बात हम कर रहे थे, वो मिडिल क्लास बहुत मायने में स्ट्रगल करता है। ठीक है, हम उसको टैक्स में कुछ राहत दे देते हैं, लेकिन एक बड़ी चुनौती ये भी है कि हम जॉब क्रिएशन कैसे करेंगे। जॉब क्रिएशन करेंगे तभी इतने बड़ी संख्या को हम समाहित कर पाएंगे, उस लेवल पर ले आएंगे। तो ये तमाम सारे ऐसे चैलेंजेस हैं जो कि नंदिनी जी ने उठाया है। मुझे लगता है आपको उसका जवाब देना चाहिए, प्लीज। हाँ जी, जो फ्रीबीज की बात करी है, मेरे ख्याल में फ्रीबीज ना होकर वो राइट है, क्योंकि जो एक गारंटी होती है कि हमारे जो नेसेसिटी बेसिक है कि हमें इतना जीने के लिए चाहिए कि अगर किसी भी वजह से हम अपनी अर्निंग नहीं कर पा रहे तो हमें जो अपना पेट भर पाएँ, तो वो गवर्नमेंट देना चाहती है कि सपोज़ जो मेरे ख्याल में फार्मर्स को मिलता है कि उनकी पैदावार कई बार नहीं हो पाती, किसी भी रीज़न से उन्हें पानी नहीं मिला, मौसम ख़राब हो गया, बारिश आ गई, तो एटलीस्ट उनके पास इतना तो रहे कि वो अपना घर चला पाएँ और उनको दिक्कत ना आए। तो वो फ्रीबीज़ ना होके मेरे हिसाब से वो राइट है, वो हर सिटीज़न को मिलना चाहिए ताकि वो अपनी लाइफ़ जी पाए और उसको कोई परेशानी ना आए। आप देखेंगे कि काफ़ी फार्मर सुसाइड कर लेते हैं कि वो अपना घर नहीं चला पा रहे, तो वो उस चीज़ को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए, उस चीज़ से बचाने के लिए है। तो मेरे ख़्याल में ये अच्छा कदम है, फ्रीबीज़ नाम दे रखा है बट वो राइट होना चाहिए मेरे हिसाब से तो, और सबको मिलना चाहिए वो कि वो अपना गुज़ारा कर पाएँ। और जहाँ तक ये मिडल क्लास की बात हो रही है, तो अगर हम उनको छूट देते हैं और इन्वेस्टमेंट की बात कही है, तो हम देखेंगे आज जितने भी आईपीओज़ आ रहे हैं, वो तो अपने रिकॉर्ड हाई पे हैं। तो इन्वेस्टमेंट तो बढ़ ही रहा है और अब जबकि इनकम में छूट ज़्यादा मिल गई है, तो वो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करेंगे और अ, अगर वो स्पेंडिंग भी करेंगे तो उससे बिज़नेस को बूस्ट मिलता है, क्योंकि वही पैसा मल्टीप्लाई होता है और अगर वो पैसा मार्केट में आता है और उससे मल्टीप्लिकेशन स्पेंडिंग होती है, तो डेफ़िसिट कम करने में वो हेल्पफुल होगा। और थोड़ा ये तो इसके अंदर करना चाहिए कि हमें कुछ लेबर ट्रेनिंग के लिए गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए कि हमारे यहाँ ऑटोमाइज़ेशन पे वर्क करने की ज़रूरत है। जो हमारी लेबर क्लास है वो अनस्किल्ड ज़्यादा है। हम उसके लिए ट्रेनिंग सेंटर्स वगैरह कुछ करें, गवर्नमेंट उसमें हेल्प करे इंडस्ट्री की कि लेबर ट्रेनिंग ले। और जो हम देखते हैं कि आज जिन देशों ने भी तरक्की करी है, वहाँ पे ऑटोमाइज़ेशन बहुत ज़्यादा है और हमारे यहाँ मैनुअल लेबर का काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहा है। और लेबर की सैलरी कैसे, जो उनकी वेजेस हैं वो कैसे बढ़े, उसके ऊपर सरकार को कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत है। मिडल क्लास का तो बहुत अच्छा स्टेप है जो करा है, पर वहाँ पर गैप है जैसे नंदिनी मैडम ने बताया है। तो वो सही बात है, मैं उस बात में नंदिनी मैडम को सपोर्ट करता हूँ कि उन्हें सरकार को वहाँ पर भी सोचना चाहिए। खेमका साहब, मैं आपका जवाब चाहूंगा। देखिए जी, ये जो गैप है, इनइक्वालिटी जो है, डेफिनेटली ये कॉज ऑफ कंसर्न पूरे राष्ट्र के लिए है और गवर्नमेंट की भी चिंता है। और जब हम इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करते हैं तो डेफिनेटली नीचे के आदमी को जब तक मेन स्ट्रीम में नहीं लाएंगे तब तक ये इंक्लूसिव ग्रोथ होने वाली नहीं है। और उसके लिए मैं एक बात बहुत ज़ोर से कहता हूँ कि हमारे को लगातार अगले 15 साल जो ये 15% ग्रोथ रेट होनी चाहिए एग्रीकल्चर सेक्टर की या रूरल इकोनॉमी की। अगर मैं एग्रीकल्चर सेक्टर को और थोड़ा सा वाइडन कर दूं तो रूरल इकोनॉमी की ग्रोथ जो 4% भी है उसको हमारे को टारगेट करके 15% की ग्रोथ रेट लगातार करनी चाहिए, जिससे कि ये जो विकसित भारत का भी सपना है और जो इंक्लूसिव ग्रोथ का भी सपना है, दोनों को हम पूरा करेंगे। और जो नंदिनी जी ने भी कहा है और जैन साहब ने भी कहा है, हम उस इशू को भी प्रॉपरली एड्रेस कर पाएंगे। और मेरा ये मानना है कि आने वाले वर्षों में
और ये जो टैक्स टू जीडीपी रेशियो है जो अभी 11% के आसपास लड़खड़ा रही है, 12% के आसपास, इसको हमारे को 15% 16% पे लेके जाना पड़ेगा। तीसरी बात, ये जब मैं नई बात कहने जा रहा हूँ कि बजट टू जीडीपी, अभी तक ये बात नहीं आई है, बजट टू जीडीपी जो हमारी 20% 22% के करीब है, इसको बढ़ के 30% के करीब पहुंचना पड़ेगा, तब जाके कुछ और नई चीजें आएंगी, कुछ नए स्कोप से हम बाहर। अभी हम बजट में एक 6% की ग्रोथ कर देते हैं तो हम नए एनवायरनमेंट को टच नहीं कर पाते, हम ट्रिंकल करते हैं खाली एक किसी चीज को, और किसी चीज को खुश करने के लिए कोई काम कर देते हैं। सी चेंज लाना है अगर पूरे उसमें, तो हमारे को बजट टू जीडीपी पे काम करना पड़ेगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, जोर से कह रहा हूँ। और सरप्लस बजट की तरफ जाना, ठीक है कि आप डेफिसिट बजट भी है तो कोई नुकसान नहीं है, परंतु मुझे नहीं मालूम कोई बिजनेसमैन अपना नेगेटिव बजट के साथ इंडस्ट्री करता है। अगर बिजनेसमैन नहीं कर सकता तो कंट्री को भी नहीं करना चाहिए, ये मेरा दृढ़ विश्वास है। और एक बहुत बड़ा चंक हम बोरोइंग का इंटरेस्ट को पे करने में लगा देते, कम से कम वो नहीं होना चाहिए। अगर हम कैपिटल को ही ले रहे हैं तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में तो मैं समझ सकता हूं, परंतु वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में चला जाए, ये मेरी इसीलिए मैंने जोर से कहा कि हमारे को कम से कम रेवेन्यू सरप्लस की तरफ काम करना चाहिए। तो मेरा मानना है कि काफ़ी काम हो रहा है और हम सब मिलके अन्य अनेक तरीके से सुझाव देंगे और एक कोऑर्डिनेटेड और इंटीग्रेटेड एफर्ट करेंगे तो आने वाला समय सभी के लिए सुनहरा होगा और इसी माइंडसेट से हमारे को इस देश सेवा में लगना चाहिए। बिल्कुल। अब आपने बात की कि रूरल इकोनॉमी को कैसे बढ़ाना चाहिए। मैं नंदिनी जी से पूछना चाहूंगा, क्योंकि रूरल इकोनॉमी में किसान का बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। सवाल यह है